Okay, so let us start. We are going to start with a very important chapter. ठीक है, यहाँ पे आने से पहले आप लोग ऑलरेडी इंडियन पैनल कोड पढ़ चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो टर्म कोड है उसका मीनिंग आपको मालूम है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोड? अच्छी क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे मतलब बताओ, कोड का मतलब क्या होता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड अ कोड? इंडियन पैनल कोड पढ़ाते समय बताया होगा ना सर ने? ओके, गूगल से पढ़ के बता दिया, मैंने लिखवा दिया। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा डिफरेंस क्या होता है कोड में एंड एक्ट में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड एंड एक्ट? एक्ट जो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को ही कवर करता है ना? एक्ट जो है एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में तुम जितने भी प्रोविजंस को पढ़ते हो ना, वो सारे प्रोविजंस होते हैं इन रेफरेंस टू द कंपनीज ओनली, इन रेफरेंस टू दी कंपनीज ओनली। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, कंपनी कैसे मैनेज की जाएगी, कंपनी कैसे शेयर्स इशू कर सकता है, कंपनी कैसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, कंपनी कैसे ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है, कंपनी कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, कंपनी कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है, कंपनी को कैसे वाइंड अप किया जा सकता है। तो सबके सब प्रोविजन कंपनीज के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, और कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जो एक्ट होता है वो बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होता है। एक्ट क्या होता है? इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। अगर मैं मेरी बात करूं तो क्या मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसका स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी है, कंपनीज एक्ट 2013 का स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी है, और कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जबकि अगर अपन कोड की बात करें तो कोड का जनरल एप्लीकेबिलिटी होता है। कोड का जनरल एप्लीकेबिलिटी होता है, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है, एक कंपनी के ऊपर भी, एक फर्म के ऊपर भी, एक ट्रस्ट के ऊपर भी, एक सोसाइटी के ऊपर भी। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक सब्जेक्ट मैटर जो कवर किया गया कोड में, वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड प्रोविजंस डिफरेंट डिफरेंट एक्ट से एक्सट्रैक्ट किए गए, और डिफरेंट डिफरेंट एक्ट से प्रोविजंस को एक्सट्रैक्ट करके एक जगह रख दिया, तो क्या बन गया? कोड। एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। नमकीन खाते हो? खाते हो? कितने वैरायटीज की नमकीन होती है? बहुत सारी, वेरी गुड। नाम पूछा है मैंने। रतलामी सेव, आलू सेव, दाल मोठ, देन फिर एक वो क्या कहते हैं, सब्जी वाली नमकीन भी होती है ना, मोटी गाठिया वाली होती है। तो समझना, और एक मिक्सचर भी होता है। तो जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है? सारे मिक्स होते हैं ना। तो कोड वो मिक्सचर है, कोड ना वो मिक्सचर है। समझ में आने क्या? कोड क्या है? वो मिक्सचर। एंड वो जो स्पेसिफिक रतलामी सेव था, या आलू सेव था, दाल मोठ था, वो क्या है? एक्ट। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। ठीक है, खाते खाते पढ़ो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इस कोड का नाम क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसका क्या नाम है? सिविल प्रोसीजर कोड। एक लाइन लिखवाऊंगा, पहले वो लिखोगे, फिर आगे और भी बातें बताऊंगा। ठीक है, लिखो। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर
is a procedural law which administers, it is a civil law which administers civil proceedings, which administers civil proceedings in India, which administers civil proceedings in India. ठीक है, अब सुनना, प्रोसीडिंग्स दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, सिविल प्रोसीडिंग्स एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग्स उन ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में होंगे जो ऑफेंसेस लेस सीरियस नेचर के हैं, जो ऑफेंसेस लेस सीरियस नेचर के हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उन ऑफेंस के रिस्पेक्ट में होंगे जो मोर सीरियस नेचर के ऑफेंसेस है, जिनको अपन क्रिमिनल ऑफेंस भी बोलते हैं, जिनको अपन क्रिमिनल ऑफेंस भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? दो टाइप के ऑफेंसेस, सिविल, क्रिमिनल। सिविल कौन से? लेस सीरियस नेचर, राइडिंग अ स्कूटर विदाउट वेयरिंग हेलमेट, ठीक है, राइडिंग अ स्कूटर विदाउट वेयरिंग हेलमेट इज अ सिविल ऑफेंस। देन स्कूटर से मैं जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, सामने से एक बंदा आया, उसको उड़ा दिया, सामने से एक बंदा आया, उसको उड़ा दिया, उसकी डेथ हो गई, क्रिमिनल। बात समझ में आ रही है क्या? तो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट करने का क्या प्रोसीजर होगा, वो आपको गिवन है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। सिविल ऑफेंसेस, सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा? प्रोसिक्यूट करने का मतलब एक प्रोसेस जो कोर्ट फॉलो करता है टू डिटरमाइन द राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, एक प्रोसेस जो कोर्ट फॉलो करता है टू डिटरमाइन द राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ एनी पर्सन, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूशन। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोसिक्यूशन। A process being followed by the court to determine the final rights or liabilities of any person, to determine the final rights or liabilities of any person। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो सिविल ऑफेंसेस का ट्रायल्स कैसे होगा? एज पर सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल ऑफेंसेस का ट्रायल्स कैसे होगा? एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एक्ट जब तुम पढ़ते हो ना, तो किसी भी एक्ट में अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब उसके प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, किसी भी एक्ट के प्रोविजंस का अगर आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, तो कॉन्ट्रावेंशन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन दो तरीके से हो सकता है या दो नेचर का हो सकता है। सिविल नेचर का, सिविल नेचर मतलब विच इज ऑफ लेस सीरियस नेचर, एंड क्रिमिनल नेचर का, क्रिमिनल नेचर का मतलब विच इज ऑफ मोर सीरियस नेचर, विच इज ऑफ मोर सीरियस नेचर। बात समझ में आ रहा है क्या? लेस सीरियस नेचर एंड मोर सीरियस नेचर। फॉर एग्जाम्पल, तुम कंपनीज एक्ट पढ़ोगे या कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, तो कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसे एक्ट्स डिफाइन किए गए, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स डिफाइन किए गए जिसको ऑफेंस माना गया, है ना? अब वो ऑफेंस लेस सीरियस नेचर का भी हो सकता है, वो ऑफेंस मोर सीरियस नेचर का भी हो सकता है, या सुनो, तो जो लेस सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? सिविल ऑफेंस। और जो मोर सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? क्रिमिनल ऑफेंस। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हर एक्ट में ऑफेंसेस को दो टाइप्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो, सिविल ऑफेंस एंड क्रिमिनल ऑफेंस।
तो उस एक्ट में सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाए वो दिया रहता है। क्रिमिनल ऑफेंसेस अगर किया है किसी ने कमिट तो कैसे उसको प्रोसिक्यूट किया जाए वो उस एक्ट में गिवन रहता है। लेकिन अगर इन जनरल गिवन नहीं है तो, इन जनरल अगर गिवन नहीं है तो वहां पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विल बिकम एप्लीकेबल। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर विल बिकम एप्लीकेबल। बात समझ में आ रही है क्या? तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इट इज बेसिकली अ लॉ which is going to define, which is going to define that how a civil offense is going to be prosecuted, that how a civil offense is going to be prosecuted। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? सिविल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? ऐसे ऑफेंसेस which is of less serious nature, which basically relates to, ध्यान देना, which basically relates to the infringement। infringement का मतलब हो गया violation। ऐसे offenses which relates to the violation of rights of any person, ऐसे offenses which relates to the violation of rights of any person। तो ऐसे offenses को मैं क्या बोल सकता हूँ? सिविल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल ये एक बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? अर्णव, ठीक है, अर्णव। अब अर्णव अर्णव ने यहाँ पे एडमिशन लिया, फीस भी पे की, थोड़े दिन इसको आने भी दिया, एक महीना मैंने इसको क्लास अटेंड करने दिया, उसके बाद मैंने इसको बोला कि तुम्हें क्लास पे आने की जरूरत नहीं है। अर्णव बोलता है क्यों सर? अर्णव बोलता है क्यों सर? मैंने नहीं, तुम्हें क्लास पे आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला। अर्णव बोलता है कि सर रीजन तो बताओ। मैं बोला कि बस मैं तुम्हें नहीं पढ़ाना चाहता, तुम घर पे बैठो, तुम सड़क पे निकलना बंद कर दो, तुम्हें देख के लोग मर रहे हैं। इसको बहुत बुरा लगा। अबे इसने फीस पे किया है तो इसको क्लास अटेंड करने का राइट है, इसके पास क्लास अटेंड करने का राइट है, इसके पास अधिकार है क्लास अटेंड करने का। मैं इसको इसके अधिकारों से, इसके राइट से क्या कर रहा हूं? वंचित। ठीक है, आई एम प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज राइट्स। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इन ऑर्डर टू एनफोर्स हिज राइट्स, इन ऑर्डर टू एनफोर्स हिज राइट्स अगेंस्ट मी, ये क्या कर सकता है? सिविल कोर्ट में जा सकता है, मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ठीक है, सिविल कोर्ट में जा सकता है, मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। एक सेकंड रुकना। यस सिविल ऑफेंस का मतलब a person is being prevented from exercising his or her own rights। अब इसने एग्जाम फॉर्म भरा, क्या नाम है इसका? देवांश ने एग्जाम फॉर्म भरा, ठीक है, मस्त ऐसा पढ़ाई वढ़ाई किया इसने। एग्जामिनेशन वाले दिन इसने मस्त ऐसा रेडी वेडी करके गया एग्जाम सेंटर पे। वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर था उसने इसको एग्जाम देने से मना कर दिया। ये पूछता है कि मैं क्यों नहीं दे सकता एग्जाम, तो इन्विजिलेटर बोलता है कि तेरी शक्ल मुझे पसंद नहीं, इसलिए तो एग्जाम नहीं दे सकता। बताओ, इसके पर्सनल राइट्स का वायलेशन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो ये क्या कर सकता है? सीधे सिविल कोर्ट जा सकता है, ही कैन फाइल अ केस, ही कैन फाइल अ केस। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाए उससे रिलेटेड प्रोसीजर आपको इस कोड में दिया हुआ है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम जबरदस्ती हंस रहे हो, मुझे गुस्सा आया, मैंने तुम्हारा मर्डर कर दिया। ठीक है, मुझे गुस्सा आया, मैंने तुम्हारा मर्डर कर दिया।
अब बताओ मेरे ऊपर सीपीसी लगेगा सीआरपीसी लगेगा? सीआरपीसी लगेगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम हंस रहे हो, मैंने तुम्हें डोंकी बोल दिया, तुमको बुरा लग गया। सीपीसी लगेगा सीआरपीसी लगेगा? सीपीसी। ठीक है, एक बच्चे ने सीरियसली ले लिया, ढेचू ढेचू करने लगा। यस। तो ये जो कोड है, इस कोड का जनरल एप्लीकेबिलिटी होगा। ठीक है, इस कोड का जनरल एप्लीकेबिलिटी होगा सभी के ऊपर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। हाउएवर, हाउएवर, अगर किसी पर्टिकुलर एक्ट में, अगर किसी स्पेशल एक्ट में सिविल ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करने का प्रोसीजर ऑलरेडी गिवन है, तो वो स्पेशल एक्ट में जो प्रोसीजर गिवन है दैट विल प्रिवेल ओवर द प्रोसीजर गिवन अंडर सीपीसी। मान लो कि तुम लोग कल को कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हो, और कंपटीशन एक्ट में दिया हुआ है कि सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाए, तो वहां पे सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल होगा द प्रोसीजर गिवन अंडर कंपटीशन एक्ट। मान लो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, और कंपनीज एक्ट दिया हुआ है कि सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तो वहां पे जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है वो ही एप्लीकेबल होगा रादर देन सीपीसी। हाँ, अगर किसी एक्ट में सिविल ऑफेंसेस को प्रोसिक्यूट करने का प्रोसीजर गिवन नहीं है, तो इन दैट केस सीपीसी विल बिकम एप्लीकेबल। इज इट क्लियर? ठीक है, एक चीज तुमको और याद हो, अगर आईपीसी एंड सीआरपीसी अगर तुम लोग पढ़ के आए हो, तो मैंने बताया था कि आईपीसी क्या है, सब्सटेंसिव लॉ है। आईपीसी क्या है, सब्सटेंसिव लॉ है, एंड सीआरपीसी क्या था, प्रोसीजरल लॉ था। आईपीसी एंड सीआरपीसी दोनों को साथ में पढ़ा जाता है इन जनरल। क्यों? क्योंकि आईपीसी डिफाइन करता था व्हाट इज क्राइम, एंड सीआरपीसी डिफाइन करता था प्रोसीजर फॉर प्रोसिक्यूटिंग सच क्राइम। है ना? कौन से एक्ट को अपन क्राइम बोलेंगे वो डिफाइंड है किसमें, आईपीसी में। तो ऐसा कोई तुमने एक्ट किया विच इज नॉट कैटेगराइज्ड एज क्राइम और विच इज नॉट कैटेगराइज्ड एज क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर आईपीसी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्रिमिनल एक्टिविटी। और अगर तुमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया तो हाउ इट विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसका प्रोसीजर कहां गिवन है, सीआरपीसी के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब जो सिविल प्रोसीजर कोड है ना, ये दोनों है, ये सब्सटेंसिव लॉ भी है और ये प्रोसीजरल लॉ भी है। फिर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया कि सब्सटेंसिव लॉ का मतलब क्या? तो सब्सटेंसिव लॉ का मतलब होता है एनी लॉ विच डिटरमाइंस द राइट्स और लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। सब्सटेंसिव लॉ का मतलब क्या? ऐसा कोई भी लॉ जो क्या डिटरमाइन कर रहा है, राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ एनी पर्सन। एंड प्रोसीजरल लॉ क्या डिफाइन करता है, कैसे उन राइट्स को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? लिखोगे एक बार? एक बार लिखिए, सब्सटेंसिव लॉ लिखिए। सीपीसी इज बोथ, सीपीसी इज बोथ substantive as well as procedural law. CPC is both substantive as well as procedural law. क्या मतलब है? It means, it defines, it means it defines the right of the person as well as it also defines how such rights and liabilities can be enforced. How such rights and liabilities can be enforced.
बात समझ में आ रहा है क्या? दिस कोड वॉज अमेंडेड, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं इसके बारे में. दिस कोड वॉज अमेंडेड इन द ईयर 2002 to ensure speedy disposal, to ensure speedy disposal of these civil cases, speedy disposal of these civil cases या civil matters. ठीक है, तो भाई सिविल मैटर्स को किसके पास रेफर किया जाएगा? सिविल मैटर्स को रेफर किया जाएगा सिविल कोर्ट्स के पास. ठीक है, मैंने बोला एक स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, पढ़ाई भी किया, एग्जामिनेशन डे वाले दिन वो सेंटर पे भी गया, लेकिन वहाँ पे जो इन्विजिलेटर था उसने उसको अलाउ नहीं किया एग्जाम देने के लिए. तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है? दैट स्टूडेंट वाज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लॉफुल राइट्स, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लॉफुल राइट्स. तो स्टूडेंट क्या कर सकता है? वो इन्विजिलेटर के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता है बिफोर अ सिविल कोर्ट. इज इट क्लियर? अच्छा, और ये जो कोड है इसका क्या होगा? जनरल एप्लीकेबिलिटी. जनरल एप्लीकेबिलिटी का मतलब सबके ऊपर एप्लीकेबल है. ठीक है, और ये जो कोड है दोनों नेचर है इसका, सब्सटेंसिव, अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज सब्सटेंसिव इन नेचर, एंड एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज आल्सो प्रोसीजरल इन नेचर. तो सीपीसी के लिए कहा जाता है सीपीसी इज बोथ सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, सीपीसी इज बोथ सब्सटेंसिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, मैंने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था टू सेल दिस फोन. मैंने एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था टू सेल दिस फोन फॉर ₹25,000. ठीक है, मैंने उसको फोन दे दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है. ठीक है, मैंने उसको फोन दे दिया, वो पैसा नहीं दे रहा है. मैं उस बंदे के अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता हूं इन अ सिविल कोर्ट. अब ये मैटर को कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो इस कोड के अंदर गिवन है. ठीक है, वो इस कोड के अंदर गिवन है. तो एक चीज बहुत क्लियर रखोगे कि भाई ये कोड किसी भी प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंसेस को कवर नहीं करता है. ये जो कोड है किसी भी प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंसेस को कवर नहीं करेगा. दिस कोड वोंट कवर या विल नॉट कवर एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस. दिस कोड विल नॉट कवर एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना. कौन सा चैप्टर नंबर है? पेज नंबर इज 95. देखिए, द सिविल प्रोसीजर कोड इज अ जनरल लॉ. जनरल लॉ का मतलब क्या होता है? सबके ऊपर एप्लीकेबल है, जनरल एप्लीकेबिलिटी है. रिलेटिंग टू दी सिविल सूट्स, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोड एंड स्पेशल लॉ, तो क्या प्रिवेल करेगा? स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा. मान लो कि कंपनीज एक्ट तुम पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट में बताया गया कि सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट करें, तो वहां पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. आंसर इज नो. स्पेशल एक्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा किसके ऊपर? सीपीसी के ऊपर. यही तो बताया था ना. while the special law, when the special law is silent, मतलब स्पेशल लॉ में तुमको कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है कि सिविल ऑफेंसेस को कैसे प्रोसिक्यूट करें, सीपीसी विल बिकम एप्लीकेबल. क्लियर है सबको? स्पेशल लॉ में ऑलरेडी प्रोसीजर है तो स्पेशल लॉ विल बिकम एप्लीकेबल. स्पेशल लॉ में प्रोसीजर गिवन नहीं है तो सीपीसी विल बिकम एप्लीकेबल. इज इट क्लियर? ओके. देन the CPC defines the process of settling the dispute in respect of any property, in respect of any breach of contract, as well as in respect of any matrimonial disputes. शादी ब्याह से रिलेटेड झगड़े,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड झगड़े, ठीक है, सीपीसी के तहत सुलझाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? सीपीसी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, 158 sections from the first part relates to the substantive law and the rules and the order contained in the schedule 1 forms the second part, which is a procedural law. The substantive law determines the rights and liabilities, whereas the procedural law lays down the practice or procedure for enforcing such substantive laws. तो बोला गया सीपीसी दोनों है, सब्सटेंसिव लॉ भी है, प्रोसीजरल लॉ भी है। सीपीसी के तहत आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज बताए भी गए हैं, प्लस सीपीसी के तहत इंश्योर भी किया गया है दैट हाउ यू वुड बी एबल टू एनफोर्स सच राइट्स और लाइबिलिटीज। सीपीसी के तहत इंश्योर भी किया गया है दैट हाउ यू कैन एनफोर्स सच राइट्स और लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर सबको? उसके बाद है कॉज ऑफ एक्शन, मतलब तुम समझो डिस्प्यूट तभी रिजॉल्व हो सकता है जब वो डिस्प्यूट के पीछे कोई कारण हो। डिस्प्यूट तभी हो सकता है ना जब उस डिस्प्यूट के पीछे कोई कारण हो। विदाउट कॉज ऑफ एक्शन क्या कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है? नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला, मैंने तुमको देखा, तुमने मुझे देखा, झगड़ने लगे क्या? झगड़ने लगे क्या? मन में आया कि मार दें? नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है जब हम दोनों पागल हो। क्यों हंस रही हो? कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है देयर शुड बी अ रीजन, देयर शुड बी अ रीजन और देयर विल बी अ रीजन फॉर अ डिस्प्यूट। ठीक है, यहां पे लिखो no dispute can arise without any reason. No dispute can arise without any reason. अब मान लो कि ये लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? देवांश। देवांश इंस्टीट्यूट पे आया एडमिशन लेने के लिए, जैसे ऑफिस में एंट्री किया, ऑफिस में मैं बैठा था, इसको गुस्सा आया, चला गया और जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर रहा है मेरे अगेंस्ट। पुलिस वाला पूछता है कि भाई किस बात की कंप्लेन कर रहे हो? ये बोलता है बस कंप्लेन कर रहा हूं। पुलिस वाला बोलता है किस बात की कंप्लेन? बस कंप्लेन करना है। पुलिस वाला बोलते पर हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, कंप्लेन करना है। तो इन दैट केस वो पुलिस वाला कंप्लेन रजिस्टर करेगा क्या? नो, बिकॉज देर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या है मालूम है? कॉज ऑफ एक्शन इज द रीजन। क्यों हंस रही हो? कॉज ऑफ एक्शन इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच डिस्प्यूट अराइज हुआ बिटवीन द पार्टीज। Cause of action is the reason because of which dispute arise हुआ between the parties. लिखा है cause of action means every fact that it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court. Please note that without any cause of action, no civil suit should be filed in the court of law. बोला बिना cause of action के कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता है। In order to file a suit, there must be a cause of action. है ना? cause of action का मतलब क्या बताया सर ने? वो कारण, वो मेन रीजन जिसको लेकर के डिस्प्यूट है। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने इससे फीस ले लिया, पढ़ने के लिए आया, मैंने उसको मारा, गाली दिया, मैंने भाग यहां से। कॉज ऑफ एक्शन है क्या यहाँ पे? मैंने नहीं पढ़ा था तेरे को, कॉज ऑफ एक्शन है यहाँ पे है। दूसरे केस में ये आया, इसने फीस जमा करा दी और चला गया थाने, मेरे अगेंस्ट केस फाइल करना। कॉज ऑफ एक्शन है? नहीं है।
देयर मस्ट बी अ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, देयर मस्ट बी अ कॉज ऑफ एक्शन। क्यों हंस रही हो? हंस तो रहे हो। देखो एक क्वेश्चन, एक तुमको एग्जांपल दिया, ए लिमिटेड कंपनी हैज एग्जीक्यूटेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ व्हीट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, and wheat is to be delivered on 15th of May 2018 at Delhi by B Limited. B Limited has not yet supplied wheat till date. In this case, A Limited has cause of action. Cause of action क्या है? कि उसने wheat supply नहीं किया है। पास में आ रहा है क्या? तुमने फीस दे दिया, हमने सिलेबस नहीं कराया, कॉज ऑफ एक्शन क्या? कॉज ऑफ एक्शन क्या? सिलेबस नहीं कराया। हमने सिलेबस करा दिया, तुमने फीस नहीं दिया, कॉज ऑफ एक्शन क्या? फीस नहीं दिया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक वन लाइनर लिखवाता हूं, वो लिखोगे। इन ऑर्डर टू, लिखो, इन ऑर्डर टू, TWO मत लिख देना, इन ऑर्डर टू फाइल, in order to file and maintain, in order to file and maintain a civil suit, in order to file or maintain a civil suit, there must be a cause of action. There must be a cause of action. And without, देखो, and without any cause of action, without any cause of action, a civil suit cannot be filed, a civil suit cannot be filed or maintained. Without any cause of action, a civil suit cannot be filed or maintained in a civil court, in a civil court। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब आगे देखो, तीन तीन शब्द। अच्छा, कॉज ऑफ एक्शन इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ राइट और इन्फ्रिंजमेंट फॉर विच रिलीफ इज क्लेम। मतलब एक बंदे को अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने से रोका गया है, या एक बंदे के राइट्स का वायलेशन हुआ है। ठीक है, तुमको पता है सुबह क्लास लेने के लिए मैं कार लेकर के निकला, 4 लोग खड़े हो गए। ठीक है, 4 लोग खड़े हो गए, 2 लोग लेट गए, बोला कार जाने नहीं देंगे यहाँ से। मैंने बोला क्यों? तो बोलता हमारे पापा की सड़क है। बताओ, क्या मेरे पास राइट है? यहाँ पे सड़क पे कार चलाने का राइट है मेरे पास? हाँ, लाइसेंस भी है मेरे पास, गाड़ी भी मेरी है, राइट है चलाने का, है। पर वो लोग चलाने नहीं दे रहे हैं, 6 लोग हैं, मैं लड़ भी नहीं सकता। कॉज ऑफ एक्शन क्या? आई हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ड्राइविंग माई ओन कार। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, अब आगे देखो, 3 वर्ड है, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। वेरी लाफिंग? इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू लाफ अननेसेसरली? तुमको क्या मैंने एजेंट अपॉइंट किया है? आधी बात मैं बोलूंगा, आधी बात तुम बोल रहे हो। हाँ? तुमको क्या मैं पैसा वैसा दे रहा हूँ? आधी बात मैं कब से देख रहा हूँ, आधी बातें मैं बोलता हूँ, आधी ये बोल देता है। पढ़ा भी तू ही ले आजा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं ये बोल देता है। वॉयलेशन ऑफ राइट्स है। हम्म, देखो, अब ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। तुमको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तीनों चीजें। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट पे आऊंगा, ध्यान देना। मैंने ऑर्डर दिया कि एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने?
एग्जीक्यूटिव पास करने के लिए तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तुमने एग्जाम दिया, मान लो कि एग्जाम दिया ऑन 16 जनवरी 2022, ठीक है। एग्जाम कब दिया? 16 जनवरी 2022। अब तुम्हारा आंसर शीट मैंने चेक किया और तुमको बता रहा हूं कब, 19 जनवरी 2022, ठीक है। जब तुम्हारा आंसर शीट चेक किया तो तुम्हारे 0 और 7 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, ठीक है। कितने मार्क्स आए? 2 मार्क्स आए, 0 और 7। अब इसके बेसिस पे मैं डिटरमाइन कर रहा हूं कि वेदर यू क्लियर्ड एग्जीक्यूटिव और नॉट। तो इसको मैं बोलूंगा ऑर्डर, इसको मैं बोलूंगा जजमेंट, और इसको मैं बोलूंगा डिक्री। फिर से, ये ऑर्डर, ये जजमेंट और ये डिक्री। अब सुनना फिर से, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज गिवन बाय द कोर्ट। ऑर्डर इज, एक सेकेंड, order is given by the court in respect of any proceedings to determine the final rights or liabilities of a person. To determine the final rights or liabilities of a person. नहीं समझ में आया? Order is given by the court to carry out the process of determining the final rights and liabilities. ठीक है, अब तुम समझना, यहाँ पे एक बॉटल रखा है ना, ठीक है। अब मैं ब्रेक के अंदर बाहर गया, ये दोनों लड़के ना लड़ रहे हैं ये बॉटल को लेकर के, ठीक है। पहला बच्चा बोलता है कि बॉटल मेरा है, दूसरा बच्चा बोलता है बॉटल मेरा है, ठीक है। इसी बात को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट है। सर क्लास में आए, मेरे पास ये मैटर आया, अब मुझे फाइंड आउट करना है दैट हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस बॉटल। मुझे फाइंड आउट करना है दैट हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस। तो मैं इसको ऑर्डर दूंगा, तुम इसके ओनर हो? ये बोलेगा हाँ। मैंने इसका बिल लेकर के आओ। मैं उसको भी ऑर्डर दूंगा, पूछूंगा तुम इसके ओनर हो? ये बोलता है हाँ। मैंने इसका बिल, एक बंदा बिल लेकर के आ गया, एक बंदा बिल लेकर के आया। तो कैन कंक्लूड कि भाई जिसके नाम पे इस बिल है वो कौन है? इस बॉटल का ओनर। तो मैं इस बॉटल के ऊपर किसका राइट है वो डिटरमाइन कर रहा हूं ना। तो फाइनली मैं बोलता हूं कि देखो ये जो फर्स्ट वो ओनर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स। क्या बोला? डिक्री। फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट विल बी कॉल्ड एज डिक्री, है ना। एंड डिक्री पास करने के लिए कोर्ट डिफरेंट ऑर्डर्स पास कर सकता है। कोर्ट बोलता है कि मुजरिम को पेश किया जाए, या पुलिस ये कार्रवाई करे, पुलिस और एविडेंस लेकर के आए, ये सभी ऑर्डर्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ऑर्डर्स होते हैं। और फाइनल जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है कोर्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं? डिक्री। फाइनली जब कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि भाई ये दोषी है या नहीं है, तो फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ एनी पर्सन विल बी कॉल्ड एज डिक्री। एंड व्हाइल पासिंग एनी डिक्री, ठीक है, डिक्री पास करने के प्रोसेस में कोर्ट काफी सारे ऑर्डर्स को पास कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? कोर्ट ने बोला, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगली पेशी या अगली ट्रायल इस तारीख को होगी, और अगली पेशी तक कोर्ट के सामने ये सारे सबूत और गवाहों को पेश किया। ये डिक्री ऑर्डर है? ऑर्डर है। बात समझ में आ रहा है क्या? और जब सभी सबूतों और गवाहों को सुन करके कोर्ट डिटरमाइन कर ले दैट वेदर अ पर्सन इज कन्विक्टेड और नॉट कन्विक्टेड, का मतलब होता है दोषी, ठीक है।
जब सारे सबूतों और गवाहों को सुन करके देख करके कोर्ट डिटरमाइन करे कि एक पर्सन जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है वो दोषी है या नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिक्री। ठीक है। अब सवाल उठता है सर जजमेंट क्या होता है? तो तुम्हारा जो टेस्ट कॉपी जो था ना, जिसके अंदर सब डिटेल दिया हुआ था, वो था जजमेंट। तो जजमेंट क्या होता है? जजमेंट विल बी इन इलैबोरेटेड फॉर्म। जजमेंट के अंदर सभी फैक्ट्स उस केस के रखे जाएंगे। किस डेट को ये केस चालू हुआ था, फर्स्ट पार्टी ने ये क्लेम किया, ये एलिगेशंस लगाए, सेकंड पार्टी ने ये रिस्पांस दिया, फिर ये सबूत पेश किए गए, इस डेट को ये बात हुई। सारी डिटेल्ड जो एनालिसिस होती है वो किस में दिया रहता है? जजमेंट में दिया रहता है। एंड फाइनल जो डिटर्मिनेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे? डिक्री। जिसे राम मंदिर पे फैसला आया था, बात समझ में आ रहा है? तो राम मंदिर पे जो फैसला आया वो बहुत सालों में आया ना, और बहुत सालों में ये फैसला आने के लिए, ये फैसला लाने के लिए कोर्ट ने बहुत सारे ऑर्डर्स पास किए होंगे, ये सुनो। फिर कोर्ट ने जजमेंट बनाया था, कितने पेजेस का जजमेंट था वो। एंड डिक्री क्या है यहाँ पे? कि वहां पे राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा। बस में ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री। ठीक है। लास्ट स्टेज क्या है? डिक्री। उससे पहले जजमेंट, उससे पहले ऑर्डर। इज इट क्लियर? आ गया? देखिए डिक्री, तुमको डेफिनेशन दिया हुआ है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 2, अ डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब फाइनल ओपिनियन है, ये फाइनल कंक्लूजन है। which so far as regard the court expressing it consecutively conclusively, sorry conclusively मतलब कोर्ट ने फाइनल ओपिनियन बना लिया है, determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, it can either be final or preliminary। बोला डिक्री फाइनल भी हो सकता है, प्रिलिमिनरी भी हो सकता है। मतलब डिक्री नॉर्मली तो फाइनल ही होता है, पर कुछ केसेस में जहां पे प्रॉपर एविडेंसेस प्रेजेंट नहीं किए गए, ठीक है, कुछ केसेस में जहां पे प्रॉपर एविडेंसेस नहीं प्रेजेंट किए गए, वहां पे डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल तुमने वाला केस सुना है क्या, राजेश तलवार वाला आरुषि मर्डर केस? किसने सुना है? बहुत सालों से वो केस पेंडिंग है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ द एविडेंस, ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस आज तक भी डिटरमाइन नहीं किया जा सका है कि उस केस में कौन कल्प्रिट है। तो अभी तक जो ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने उस वाले केस में वो प्रिलिमिनरी है। अगर फ्यूचर में और भी एविडेंस मिलते हैं उस केस को लेकर के, तो कोर्ट उन एविडेंस को कंसिडर करेगा एंड कोर्ट फाइनल ऑर्डर पास करेगा। तो बोला डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, डिक्री फाइनल भी हो सकता है। फाइनल का मतलब अब कोर्ट को कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है, प्रिलिमिनरी सोचना पड़ सकता है, बिकॉज प्रॉपर एविडेंसेस have not been presented before the court, because proper evidences have not been presented before the court। is it clear? is it clear? और जो डिक्री पास किया ना कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट अपील भी फाइल किया जा सकता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, फाइनल ऑर्डर पास किया, डिक्री पास किया, उसके अगेंस्ट हायर कोर्ट के पास अपन अपील फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी समझ में नहीं आया तो भाड़ में जाओ। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रहा है क्या? तो लिखा है इन अ सूट बिटवीन रणवीर कपूर एंड सलमान खान, रणवीर कपूर में क्लेम दैट अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बिलोंग्स टू द रणवीर कपूर, एंड after hearing all the argument the court will rule the favor in either Ranveer Kapoor or Salman Khan। The final decision of the court regarding this claim is whether the property belongs to Ranveer or Salman is a decree। बात समझ में आ रही क्या? दो भाइयों के बीच में झगड़ा है एक प्रॉपर्टी को लेकर के,
हटाओ ये रणवीर कपूर और सलमान खान का एग्जाम्पल। दो भाइयों के बीच में, चुन्नू मुन्नू के बीच में झगड़ा है प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है, बहुत सालों तक प्रोसीडिंग्स चला, एंड कोर्ट ने बोला कि चुन्नू इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ऐसा बोल रहा है चुन्नू इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, डिक्री। इज इट क्लियर? ठीक है। ए, अरे लाफिंग अननेसेसरली। हाँ, नेक्स्ट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिक्री। बोला डिक्री तभी वैलिड है जब डिक्री के अंदर ये सभी इंग्रेडिएंट्स, खाने की चीजें क्या, नहीं, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई भी इसको डिक्री नहीं पड़ेगा। ठीक है, इट इज डिक्री, क्या पढ़ोगे, डिक्री, यू वोंट स्पेल इट आउट एज डिक्री। ठीक है, देखो देखो, सूट ऑन अ प्लेंट इज अ मस्ट। सूट का मतलब क्या है, केस, ऑन अ प्लेंट, प्लेंट का मतलब, प्लेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर एक बंदा अपने ग्रीवेंसेस को फाइल कर रहा है बिफोर एनी अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द रेमेडीज फ्रॉम द अथॉरिटी। बात समझ में आ रहा है क्या? आज मैं अपने घर पे गया, ठीक है, मैं अपना घर का गेट खोलता हूँ, लॉक खोलता हूँ, तो मुझे दिखते चार लोग पहले से अंदर बैठे हुए, एक नहा के निकला, एक किचन से निकला, एक सो रहा है, और एक घर के पीछे पेड़ है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है। मैं बोलता हूँ निकल जाओ मेरे घर से, वो बोलते हैं कौन सा घर, काय का घर, किसका घर, हमारा घर, तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, चार लोग थे, मैं लड़ नहीं सकता था। मैं बोलता हूँ कि मेरा घर है, वो लोग बोलते हैं मेरा घर है, हमारा घर है। मैं फिर बोलता हूँ अरे सुन लो ध्यान से, ये मेरा घर है, वो चारों बोलते हैं कि ये हमारा घर है। मैं बोलता हूँ मेरे पास इस घर के पेपर्स हैं, वो लोग चारों बोलते हैं कि हमारे पास भी इस घर के पेपर्स हैं। अब क्या करूं मैं, पहले रोऊंगा, क्या करूं मैं, सूट फाइल करूंगा, केस फाइल करूंगा ऑन अ प्लेंट, प्लेंट का मतलब होता है रिटर्न एप्लीकेशन, जिसके ऊपर मैं अपनी ग्रीवेंसेस लिखूंगा। मैं कौन हूं यहाँ पे, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है, दुखी। प्लेंटिफ कौन होता है, दुखी, हताश, निराश, परेशान। यहाँ पे मैं प्लेंटिफ हूं, मेरे को दुख है कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया। समझ में आ रहा है? आई विल फाइल अ सूट, आई विल फाइल अ सूट, और सूट में मैं लिखूंगा कि मैं अथॉरिटी से क्या रेमेडीज एक्सपेक्ट करता हूँ, ये भी लिखूंगा। आई एक्सपेक्ट कि मेरे घर का पोजीशन फिर से मुझे दे दिया जाए, तो वही लिखा है यहाँ पे। डिक्री कैन बी पास्ड ओनली इन केस ऑफ अ सूट मेड ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। बोला जब सूट फाइल होगा तभी डिक्री पास किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? बिना सूट के डिक्री फाइल, डिक्री पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं एक लाइन, दे कैन नॉट बी एनी डिक्री विदाउट अ सूट। लिखो, देयर कैन नॉट बी अ डिक्री, देयर कैन नॉट बी अ डिक्री विदाउट अ सूट। बोला कोर्ट डिक्री पास कर ही नहीं सकता जब तक सूट फाइल नहीं हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है एडजुडिकेशन इज मस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एडजुडिकेशन किए कोर्ट डिक्री पास नहीं कर सकता। ठीक है, एडजुडिकेशन का मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनल राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ पर्सन। मैंने बोला ना, ये दोनों बीच में लड़ रहे थे, ये दोनों भी लड़ रहे थे बॉटल को लेकर के। मैं क्लास के अंदर आया, मतलब क्यों लड़ रहे हो, ये बोलता है ये मेरा बॉटल है, वो बोलता है मेरा बॉटल है। तो बिना एडजुडिकेट किए मैं बोलता हूँ कि इसका बॉटल है, चलेगा क्या? नो, विदाउट कैरिंग आउट द एडजुडिकेशन प्रोसेस, बोलो, विदाउट
अ डिक्री कैन नॉट बी पास्ड। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या था, ये केस फाइल होना चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या, प्रॉपर एडजुडिकेशन होना चाहिए। तीसरा, डिक्री मस्ट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी। ठीक है, डिक्री मस्ट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी। सिंपल है, बोलो ना। नेक्स्ट, आगे चलें, चलो आगे चलो। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मतलब ये फाइनल ओपिनियन होना चाहिए, ये कोर्ट का फाइनल ओपिनियन होना चाहिए, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। अब जो जज जो डिग्री पास कर रहे हैं ना, वो 100% श्योर है, उसके दिमाग में कोई भी संदेह नहीं है, इज 100% श्योर। ठीक है, वाइल पासिंग दी डिग्री। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, इसका मतलब इसके ऊपर उस सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करने का कोई ऑप्शन नहीं बच जाता। ठीक है, एंड इट शुड बी अ फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट ऐसा चलते फिरते ना, वो जो दो लोगों के बीच में केस चल रहा था ना, एक जो जीत रहा है केस उसको टेक्स्ट मैसेज चिपका दिया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बधाई हो आप केस जीत गए। इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इट शुड बी अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है फॉर पासिंग अ डिक्री, दैट शुड बी ड्यूली फॉलोड। इज इट क्लियर? चलिए, अब ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। पहला, सूट ऑन अ प्लेंट इज मस्ट, एडजुडिकेशन इज मस्ट, determine, it should determine the rights of the party, it should be the conclusive determination, and it should be a formal a formal expression of opinion. नेक्स्ट, फिर इसके बाद डिग्री दो हो सकता है, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। प्रिलिमिनरी डिग्री का मतलब कि ऐसे डिग्रीज को फर्दर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, फर्दर प्रोसीडिंग्स पॉसिबल है अगर डिग्री प्रिलिमिनरी इन नेचर है ना। एंड फाइनल में नो फर्दर प्रोसिक्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो इन जनरल जो भी डिग्री पास होता है ना, वो क्या होता है, फाइनल इन नेचर होता है। हाउएवर देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, जहाँ पे कोर्ट को सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले, सफिशिएंट फैक्ट्स नहीं मिले वो केस से रिलेटेड, तो वहां पे कोर्ट क्या कर सकता है, बोलो ना, प्रिलिमिनरी डिग्री भी पास कर सकता है। इज इट क्लियर? फिर सवाल उठा, क्या डिग्री के अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है? आंसर विल बी यस। इन जनरल अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ डिग्री, तो अगेंस्ट द डिसीजन अपील। हाउएवर कुछ डिग्री ऐसे नेचर के हैं जिनके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ऐसे डिक्रीज जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिकली लॉ में प्रोविजंस बनाया गया है दैट नो अपील कैन बी फाइल्ड, तो उन डिक्री के अगेंस्ट नो अपील कैन बी फाइल्ड। मान लो कि एक डिक्री पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक डिक्री पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, अपील फाइल हो सकता है? नो। बात समझ में आ रहा है क्या? जनरल अगर अपन बात करें, इन जनरल बात करें तो डिक्री इज अपेलेबल और डिक्रीज आर अपेलेबल, but in those cases where the appeals are specifically prohibited, तो वो केस में अपील फाइल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दैट वोंट बी कंसिडर्ड। फिर अपील फाइल करो ना, फाइनल डिग्री अगर पास कर दिया और उसी केस से रिलेटेड और भी एविडेंस मिले तो दैट वोंट बी कंसिडर्ड। अपील फाइल कर सकते हो, उसको आप अपील में कंसिडर करवा सकते हो ना हायर कोर्ट के पास। ठीक है, फिर ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है तुमको पहले से पता है, बोला डिग्री पास करने के लिए कोर्ट चाहे तो
कितना भी ऑर्डर पास कर सकता है। इज इट क्लियर? एंड ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल, ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल। ठीक है, मान लो कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, पुलिस को बोला कि एविडेंस लेकर के आओ, पुलिस वाले गए अपील फाइल करने। समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल। फिर उसके बाद तुमको कंसेप्ट दिया इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलॉक्यूटरी का मतलब होता है इन बिटवीन। इस वर्ड को अंडरलाइन करोगे और लिखोगे इन बिटवीन। इन बिटवीन। तो जब भी कोई सिविल सूट कमेंस होता है ना, वो सिविल सूट फाइनलाइज होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कमेंसमेंट ऑफ सूट से लेकर के फाइनलाइजेशन ऑफ सूट, कमेंसमेंट ऑफ सूट से लेकर के फाइनलाइजेशन ऑफ सूट के बीच में जो भी ऑर्डर्स पास किया कोर्ट ने, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इंटरलॉक्यूटरी का मतलब है इन बिटवीन। फिर डिक्री एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस तुम पढ़ लेना, और जजमेंट के बीच में भी डिफरेंस पढ़ लोगे। समझ में आ रहा है क्या? जजमेंट में क्या गिवन होता है भाई? जजमेंट के अंदर भी राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन होती है, लेकिन सारा डिटेल विथ ईच एंड एवरी रीजन। देखो, कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता है ना, तो डिसीजन देते समय कोर्ट ने किन किन चीजों को कंसिडर किया, ठीक है, डिसीजन देने के पीछे क्या रीजंस कोर्ट ने कंसिडर किया, वो भी कोर्ट को स्पेसिफाई करना पड़ता है इन अ डिटेल मैनर। और उसी स्पेसिफिकेशन इन डिटेल मैनर को अपन क्या बोल रहे हैं? जजमेंट। तो हजारों पेजेस तक का भी जजमेंट आता है। राम मंदिर वाला केस अगर तुम देखोगे तो 1000 पेज से ज्यादा का जजमेंट था, 1100 पेज का शायद जजमेंट था, जिसके अंदर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द केस विल बी गिवन। बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। इसके आगे की कहानी कल।